एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपरिहार्य कारणों से कुछ दिन क्लासें स्थगित थी। आज फिर से क्लासें शुरू हुई हैं। अब आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। कुछ कारण थे इसी के लिए क्लासें कुछ दिन स्थगित रहीं, अब नहीं रहेंगी। अब प्रॉपर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। हम आपको बता रहे थे कि वर्ड के दो भेद होते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। इसके बाद हमने वर्ड के दो भेद बताए थे। पहला बताया था स्वर और दूसरा बताया था व्यंजन। वे वर्ड या अक्षर वे वर्ड या अक्षर जिनको बोलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। वे वर्ड या अक्षर जिसको बोलने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। इसके बाद हम स्वर के भेद बताए थे। स्वर के भेद हम लगभग 4 या 5 प्रकार से बताए थे कि इतने प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला बताए थे उच्चारण समय के आधार पर, दूसरा बताए थे कि ओष्ठा आकृति के आधार पर, तीसरा बताए थे कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर, और चौथा बताए थे मुखाकृति यानी मुख के आकृति के आधार पर। इसके बाद पांचवा बताए थे उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके बाद हमने आपको बताया था पहला उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर हम आपको 3 भेद बताए थे। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो हमारा प्लुप्त स्वर। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि ह्रस्व स्वर के बारे में बताएंगे, इसके बाद दीर्घ स्वर के बारे में, इसके बाद प्लुप्त स्वर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर की हम परिभाषा जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर, इसके लगभग 2 या 3 परिभाषाएं आपको हम बताएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं वासुदेव नंदन के अनुसार। जो हमारे हिंदी के विद्वान कहे जाते हैं वासुदेव नंदन। अब इनके अनुसार देख लेते हैं इन्होंने ह्रस्व स्वर की क्या परिभाषा दी है। वे स्वर मूल या ह्रस्व वे स्वर ह्रस्व या वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, दूसरे स्वरों से नहीं होती। अब इसे हम पहले समझ लें कि ह्रस्व स्वर है क्या। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगे, यानी कि वे स्वर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हमने कहा आ, तो बहुत कम समय लगा,
एक मात्रा का समय लगा। जैसे हमने कहा अ, तो ये हमारा एक मात्रा का समय लगा। और जैसे हम फिर आ बोलते हैं तो इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगता है। हमने कहा अ तो कम, ये हमारा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर को एक परिभाषा और हम देख लेते हैं पहले से, इसके बाद आपको हम बताते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगे, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो हमने कहा अ, तो हमारा सबसे कम समय लगा, एक मात्रा का समय लगा, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं। अ ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अब इन्होंने वासुदेवानंद जी ने क्या कहा कि वे स्वर मूल, ये हमारे मूल स्वर भी कहे जाते हैं। वे स्वर मूल या ह्रस्व, यानी जिसके बोलने में एक मात्रा का समय लगे या फिर अल्प, मतलब सबसे कम समय जिसमें लगे, जिसको बोलने में, जिस वर्ड को बोलने में सबसे कम समय लगे, वही हमारा ह्रस्व स्वर है। कि वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। तो वे स्वर मूल यानी हमारे ये मूल या ह्रस्व एक मात्रिक, इनको बोलने में हमारा एक मात्रा का समय लगता है, कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। ये हमारे मूल स्वर, इनको, इनकी जो उत्पत्ति हुई है किसी दूसरे, यानी इसमें कोई भी स्वर जुड़ा, इसमें कोई भी वर्ण और नहीं जुड़ा है, ये हमारे मूल हैं। ये किसी से मिलकर के नहीं बने हैं। तो इन्होंने बताया कि वे मूल या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक, यानी जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से, यानी वे स्वर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इन्होंने बताया कि जिसको उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, यानी ये हमारे मूल स्वर हैं, इसमें कोई भी वर्ण और नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारे स्वयं मूल वर्ण हैं। तो हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, यानी जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे या फिर एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। वासुदेवानंद जी ने बताया कि वे स्वर मूल, इसे हम मूल स्वर कहते हैं, या फिर ह्रस्व या एक मात्रिक, यानी जिसको बोलने में कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, जो हमारे मूल हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं है। अब हम देखेंगे पर इसके नाम कितने हैं, हम देख लेते हैं। पहले हम ह्रस्व स्वर को और क्या क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर के अन्य नाम। ह्रस्व स्वर के अन्य नाम, हम और ह्रस्व स्वर को क्या क्या कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं ह्रस्व स्वर को। इसके बाद इसको हम रूढ़ स्वर कहते हैं, रूढ़ स्वर। इसके बाद हम इसको बीजाक्षर कहते हैं। जब बीजाक्षर को हम तोड़ेंगे तो बीज प्लस अक्षर, यानी जिससे उत्पत्ति हुई हो, ये हमारा बीज है, इसी से हमारा और जो वर्ण बने हैं इसी से बने, ये हमारा मूल स्वर है। मूल स्वर में जब हम और स्वर जोड़ते हैं तब इससे दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है, इसी से हमारा सब कुछ बनता है, इसलिए इसे बीजाक्षर कहा गया। इसके बाद हम इसको जड़ स्वर कहते हैं, जड़ स्वर, और इसे हम नैसर्गिक स्वर कहते हैं, नैसर्गिक स्वर। इसके बाद प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। हम ह्रस्व स्वर को कितने और नाम किस और तरीके से ह्रस्व स्वर के जो अन्य नाम है उसको हम आपको बता रहे हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं, रूढ़ स्वर भी कहते हैं, बीजाक्षर स्वर कहते हैं, और जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, प्राकृतिक स्वर।
मूल ह्रस्व स्वर के इतने नाम हैं। तो ह्रस्व स्वर को हमने समझ लिया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय यानी सबसे कम समय लगे या फिर एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हमारे चार होते हैं, आ ई उ री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इसी को हम मूल स्वर कहते हैं। और वासुदेव नंदन के अनुसार देख लिया है हमने कि वे मूल स्वर या ह्रस्व या एक मात्रिक, इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर के अन्य नाम हमने देखा, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, जड़ रूढ़ स्वर भी कहते हैं, बीजाक्षर स्वर कहते हैं, जड़ स्वर कहते हैं, नैसर्गिक स्वर कहते हैं और प्राकृतिक स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। वासुदेव नंदन के अनुसार, वासुदेव नंदन के अनुसार, अब इन्होंने दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा दी है उसे हम देख लेते हैं। किसी मूल या ह्रस्व, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर से, को उसी स्वर, उसी स्वर से, उसी स्वर के साथ मिलाने से, मिलाने से, मिलाने से जो स्वर बनता है, जो स्वर बनता है, बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वह दीर्घ स्वर कहलाता है। आइए पहले हम इसे समझ लेते हैं। हमने दीर्घ स्वर की परिभाषा बताया कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने बताया कि वासुदेव नंदन के अनुसार, इन्होंने बताया कि किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इन्हीं की परिभाषा से हम समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि किसी मूल या ह्रस्व, हमने बताया कि मूल स्वर चार होते हैं, आ ई उ और री। इन्होंने दीर्घ स्वर की परिभाषा बताया किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने पर, यानी हम जब किसी भी मूल स्वर को उसी मूल स्वर से जब मिलाएंगे, जो नया स्वर बनेगा वही हमारा दीर्घ स्वर होगा। जब हमने आ को मिलाया तो यहां हमारा ये बना,
इसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हमने ऊपर की परिभाषा में देखा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हरस्व स्वर से अधिक समय लगे। अब हरस्व स्वर से अधिक समय क्यों लगता है? जब हमने इस आ और आ को मिलाया तो ये दो आ हो गए, इसलिए अब जब दो हो गए तो इससे ज्यादा उच्चारण में समय लगेगा ही, क्योंकि यह हमारा हरस्व स्वर है, मूल स्वर है। जब दो मूल स्वर जुड़ेंगे तो जब दो मिलेंगे तो इससे ज्यादा समय लगेगा ही उच्चारण में। तो हमने बताया कि पहले इसके पहले हरस्व स्वर में बताया था कि वे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे और एक मात्रा का समय लगे तो हमारे हर्ष स्वर थे। अब हमने इस परिभाषा में बताया कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे, ये हमारे हर्ष स्वर है। तो जब दो हर्ष स्वर मिले तो हमारा ये दीर्घ स्वर बना, जब दो मिले तो जाके दीर्घ बना। तो जब दो मिले हैं तो इससे हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगेगा ही, क्योंकि ये हमारे दो हर्ष स्वर है, तो अब जाके हमारा दीर्घ स्वर बना। तो इन्होंने बताया कि किसी मूल, ये हमारे मूल स्वर है या फिर हर्ष स्वर, मूल स्वर को हम हर्ष स्वर कहते हैं, उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जब हम हर्ष स्वर को मिलाए तो हमारा दीर्घ स्वर बना, यही जो बना ये हमारा दीर्घ स्वर हुआ। जब हम हर्ष ई और हर्ष ई को मिलाते हैं तो हमारा दीर्घ ई बनता है। तो ये हमारा जो बना ये हमारा दीर्घ स्वर हुआ। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जब हमारा हर्ष स्वर मिला तो हमारा तब जाके दीर्घ स्वर बना। तो वासुदेव नंदन जी ने एकदम स्पष्ट तरीके से बताया कि जब किसी मूल या हर्ष स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि हमारा ये मूल स्वर जब मिला तो हमारा जो स्वर बना वही हमारा दीर्घ स्वर हुआ। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हर्ष स्वर को और कितने नाम से जानते हैं। ओ दीर्घ स्वर के अन्य नाम, दीर्घ स्वर के अन्य नाम। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर। इसके बाद संधि स्वर, और फिर इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। अब द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा हर्ष स्वर मिलकर के बनता है तो हमारा इसमें दीर्घ से हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर में हमारा एक मात्रा का समय लगता था, इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो एक बार हम फिर समझ लेते हैं दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और हमारे वासुदेव नंदन जी ने बताया कि किसी मूल या हर्ष स्वर को उसी स्वर से मिलाने पर जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जब हमने हर्ष स्वर को हर्ष स्वर से मिलाया तो हमारा ये दीर्घ स्वर बना, इसी को हमने दीर्घ कहा। इससे इन दोनों को मिलाने से जो स्वर बना उसी को हमने दीर्घ कहा। इसके बाद हमने बताया दीर्घ स्वर के अन्य नाम। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस स्वर को बोलने में, जिस स्वर को जिस स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं।
एक परिभाषा हम वासुदेव नंदन जी के अनुसार देख लेते हैं। वासुदेव नंदन के अनुसार इन्होंने प्लुस्तर की क्या परिभाषा दी? जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन्होंने भी वही परिभाषा दी है। तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हमने प्लुत स्वर की परिभाषा आपको बता रहे हैं कि जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और वासुदेव नंदन जी ने बताया कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी हम जैसे हम ह्रस्व स्वर को बोलते हैं तो सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। और जब दीर्घ स्वर को उच्चारित मतलब बोलते हैं तो उसमें हमारा ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता था और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता था। हमारा प्लुत स्वर में हमारा ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता था, इसमें हमारा 3 मात्रा का समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। प्लुत स्वर का प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है। इसको बोलने में जो है हमारा ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता था, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर को बोलने में हमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसका कोई अपना चिन्ह नहीं है। इसको ये जो हिंदी में हम 3 लिखते हैं तो यही चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे हम हिंदी में 3 लिखते हैं ऐसे ना, तो यही चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर का जो हमारा प्रयोग होता है ये हमारा बोलने में या फिर रोने में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, कोई व्यक्ति दूर हो और उसे जो बुलाते हैं उसी में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी दूर खड़ा है उसे बुलाने में हम बोलते हैं मोहना या फिर सोहना, जो ज्यादा समय लेते हैं उसी में इसका प्रयोग होता है। या फिर रोने में प्रयोग होता है। प्लुत स्वर का हमारा वैसे तो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ये प्लुत स्वर हमारा हिंदी में प्रयोग नहीं होता। इसे वैदिक समय में इसका प्रयोग होता था। अब ये हमारा हिंदी में इस समय जो है लुप्त हो गया है, इसका प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले जो होता था ये वैदिक समय में होता था, वैदिक भाषा में। अब ये हमारा यहाँ नहीं होता। और प्लुत स्वर आज हम बता रहे हैं आपको कि जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। और वासुदेव नंदन जी ने बताया कि जिस स्वर को उच्चारण में तिगुना समय यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का कोई अपना चिन्ह नहीं होता है। और जो हिंदी में 3 लिखा जाता है उसी को यहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, तो हमारा ये जो 3 हिंदी में लिखा गया है तो इसी चिन्ह का हम प्रयोग यहाँ करते हैं। या फिर किसी को बुलाने में, जो अगर कोई भी व्यक्ति दूर है उसे हम बुलाने में इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगे, समझ में आए, तो एग्जाम फास्ट चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। अगर समझ में आए तब भी कमेंट करिए, ना समझ में आए तब भी कमेंट करिए। अगर आपको समझ में आएगा तो इससे बेहतर आपको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे।
अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें किए रहेंगे तो आपको प्रतिदिन कक्षाएँ मिलती रहेंगी। इसके बाद हम कुछ नए बैच आपको जो यूपी में इस समय वैकेंसी आई हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएँगे। फिलहाल आज यहीं तक, इसके बाद कल हम आपको जो दूसरा भेद बताए थे कि ओष्ठाकृत के आधार पर वर्ण के भेद हम बता रहे हैं। कल स्वर के भेद, स्वर के आज हम इस पहला भेद बताए थे उच्चारण के आधार पर और दूसरा बताएँगे स्वर का भेद कल हम ओष्ठाकृत के आधार पर। तो अगर यह कक्षा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।